हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का वन शॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन जो है किसी भी कंट्री की ग्रोथ का, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का एक मेजर पार्ट, एक इंटीग्रल पार्ट है कि किस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में किस तरीके से सुधार लाता है, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी लाता है। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रोडवेज़ की। तो रोडवेज़, अब हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो रोडवेज़ का भी तो अच्छा खासा नेटवर्क चाहिए होगा ना हमें। तो हमारे पास 5.6 मिलियन किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है। अब हम बात करते हैं कि रोडवेज़ की क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज ये आता है कि ये जो है किसी भी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में ये काफ़ी सस्ते में बन जाता है, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है काफ़ी कम होता है। फिर उसके बाद जहाँ पे हमारा समान लैंड नहीं है, जहाँ पे उबड़ खाबड़ लैंड है, वहाँ पे भी हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है कि स्लोप वाली जगहों पे जहाँ पे ढलान होती है वहाँ पे भी हम इसको आसानी से बना देते हैं। ढलान पे हमारी रेलवेज़ बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। तो बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होता है स्लोप पे इन कंपैरिजन ऑफ हमारे रोडवेज़ काफ़ी आसानी से बन जाते हैं, मतलब काफ़ी भी नहीं बोलूँगी पर उनसे तो आसानी से बन ही जाते हैं। फिर जब हमें शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना हो तो फिर हम रोडवेज़ का इस्तेमाल ही करते हैं। हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। डोर टू डोर सर्विस का मतलब ये है कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक हमारी सड़क होगी, चाहे वो कच्ची सड़क हो, पक्की सड़क हो, कैसी भी सड़क हो, बट वहाँ पे सड़क होगी। तो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक पहुँच के ही दम लेते हैं हमारी रोडवेज़। फिर उसके बाद हमारे बाकी तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी तो लिंक करते हैं ना। मान लो आप को एयरवेज यूज़ करना है। एयरवेज कैसे यूज़ करोगे? पहले एयरपोर्ट तो जाना पड़ेगा ना। एयरपोर्ट जाने के लिए आपको रोडवेज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही आपको अगर रेलवेज़ यूज़ करना है तो रेलवे स्टेशन तो जाना पड़ेगा ना, वहाँ पे भी आपको रोडवेज़ के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो हमारे सारे बाकी के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनको लिंक करने का काम करता है हमारा रोडवेज़। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स की। हमारे रोड्स को भी क्लासीफाई किया गया है। पहले है हमारी सुपर हाईवेज़, और इसमें हमारे पास सुपर हाईवेज़ है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़, जो कि हमारी कंट्री के 4 एक्सट्रीम रीजन्स को लिंक करता है। पहले हमारा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। अब उसके साथ साथ हमारे 2 कॉरिडोर को भी लिंक करता है। एक है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसमें हमारे जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर कनेक्ट होता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। एंड दूसरा आता है हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जिसमें हमारा असम का सिलचर कनेक्ट होता है गुजरात के पोरबंदर से। अब इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन सुपर हाईवेज़ को बनाने का? इनका काम होता है कि ये जो हमारी सिटीज़ है जिनको हमने लिंक किया, इन चारों को, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो टाइम लगता है इनके बीच में पहुंचने में, तो उसको हम कम कर दें। एंड इनको बनाता कौन है, इनकी मेंटेनेंस कौन देखता है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नेशनल हाईवेज़। तो नेशनल हाईवेज़ में जो हमारी कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है। एंड इनको बनाने का और मेंटेन करने का काम होता है CPWD का, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अब इसी में हमारा एक नेशनल हाईवे आता है, नेशनल हाईवे 1, दिल्ली एंड अमृतसर को कनेक्ट करता है। एंड इसका जो कॉमन नेम है वो है शेर शाह सूरी मार्ग। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेट हाईवेज़। स्टेट हाईवेज़ वो जब हमारे एक स्टेट की कैपिटल को बाकी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ लिंक किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं स्टेट हाईवेज़। एंड इनको बनाने और मेंटेन करने का काम होता है SPWD का, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर जो है बाकी की सिटीज़ से कनेक्ट किया जाए। एंड इनको बनाने का और मेंटेन करने का काम है ज़िला परिषद के पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास अदर रोड्स। अदर रोड्स मतलब कि हमारे जो सिटीज़ या टाउन्स हैं उनको हमारे विलेजेस को तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना उनसे, क्योंकि अगर विलेज में किसी तरह की कोई फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है तो वो टाउन्स और सिटीज़ में जाकर उस फैसिलिटी का मज़ा ले सकते हैं ना। मतलब मान लो कि आपको बैंक जाना है और आपके गांव में बैंक नहीं है, तो आपको टाउन या सिटीज़ तक तो जाना पड़ेगा ही ना बैंक यूज़ करने के लिए। एंड इनको बनाने एंड मेंटेन करने का काम जो है
कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते, बल्कि एक हमारा प्रोग्राम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके तहत हमारी ये रोड जो है कंस्ट्रक्ट करवाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स मतलब कि जो हमारी सरहद वाली रोड्स होती है, एंड इनको बनाने का काम करता है और मेंटेन का भी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इनको बनाया क्यों जाता है? इनको बनाया इसलिए जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि एक कंट्री के लिए उसका बॉर्डर क्या मायने रखता है, एंड जो बॉर्डर रेट्स होती है उनके थ्रू जो हमारे ट्रेड वगैरह होते हैं ये भी होते हैं। तो जहाँ से हमारा ट्रेडिंग होना हो तो उन रोड्स को तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा ना। बाकी सरहद है, बॉर्डर है हमारा, वो तो क्या मायने रखता है वो तो हम सबको पता ही है। तो इसलिए बॉर्डर रोड्स होते काफ़ी अच्छी रोड्स होती हैं। फिर हमारे एनसीईआरटी में एक डिड यू नो भी है कि जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे फनल लिखा है, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, वो है हमारे इंडिया में, जिसको बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। कौन सा टनल है? अटल टनल, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबा है। फिर ये जो हमारा टनल है ये मनाली को लाहौल की स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। अब ये जो हमारा टनल है ना, ये 6 महीने तक कट ऑफ रहता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। अब इस टनल की बनने की वजह से जो हमारा हिमालयास पे 3000 मीटर लंबी पीर पंजल रेंज है, वहाँ पे भी हमारी कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी रोड्स है ना, वो भी 2 तरीके की होती है, एंड किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि उसमें किस तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ किया गया है। तो 2 तरह की रोड्स होती है, मेटल रोड्स एंड अनमेटल रोड्स। मेटल रोड्स वो जिनमें हमारा अच्छी अच्छी क्वालिटी का सामान यूज़ होता है, जैसे कि सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, बिटुमेन हो गया। और अनमेटल्ड वो होती है जिसमें हमारा मड, ग्रेवल, सैंड, इन सब का यूज़ होता है। मेटल रोड्स अगर बारिश आ जाए तो फिर उन को कोई ऐसे खतरा नहीं होता है, ऐसी ही रहती जैसी वो हैं। लेकिन अनमेटल रोड्स जो है ना, बारिश आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्वैम्पी हो जाते हैं, उसमें कीचड़ हो जाता है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं रेलवेज़ की। तो जो रेलवेज़ हैं उनको प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि अगर हमें थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस कवर करना है कि हम रोडवेज़ में नहीं कर सकते तो हम रेलवेज़ का इस्तेमाल करते हैं। एंड रेलवेज़ में ज़्यादातर लोगों ने ट्रैवल किया भी होता है क्योंकि इसका टिकट इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है। हम चाहे हमें तीर्थ यात्रा करनी हो, चाहे हमें अगर हमें थोड़ा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हम रेलवेज़ के थ्रू कर सकते हैं। अब किसी भी कंट्री में किस तरह से रेलवे है, क्या कितनी रेलवेज़ प्रेजेंट है, ये जो है हमें बताता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। यानी कि जो रेलवे होती है किसी भी कंट्री की, वो उस कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ को भी दर्शाती है, डिपिक्ट करती है। अब जो हमारा इंडियन रेलवेज़ है ना, वो हमारे पब्लिक सेक्टर में आता है, एंड उसके साथ साथ जो हमारी फर्स्ट ट्रेन बनी थी वो मुंबई से थाने तक का उसने डिस्टेंस कवर किया था 1853 में। ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया था, 34 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया था हमारी फर्स्ट ट्रेन ने। अब जो हमारा रेलवे नेटवर्क है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम कह सकते हैं। हाँ, जो हमारा रेलवे नेटवर्क है उस पर बहुत सारे फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस भी पड़ता है, जैसे कि हमारा फिजियोग्राफिक फैक्टर होता है, मतलब कि रेलवे बनाने के लिए लैंड कैसा है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर होता है कि कितना सामान, मतलब होता है ना कि कितना सामान आना जाना है या कितने लोग आने जाने हैं। तो इन सब फैक्टर्स पे हमारा जो रेलवे नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी कंट्री का, वो इन्फ्लुएंस होता है। मान लो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे रेलवे बना के ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो इसलिए हम वहाँ पे रेलवेज़ बना देते हैं। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स होती हैं तो वहाँ पे हमें पहले ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। फिर अब जो ब्रिज है उनको भी अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तो पहले ब्रिज कंस्ट्रक्ट करो फिर रेलवे बनाओ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ जाती है क्योंकि वहाँ पे रिवर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल आते हैं। फिर हिली एरियाज़ की हम बात करें तो वहाँ पे भी बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो हमारा राजस्थान वाली साइड है वहाँ पे अब क्योंकि रेतीला होता है तो रेत में जो हमारा रेलवे है वो सिंक कर जाएगा। फिर गुजरात वाली साइड देखें तो वहाँ पे जो लैंड है काफ़ी ज़्यादा स्वैम्पी है, दलदली सी है, तो वहाँ पे भी नहीं हो सकता। फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे फॉरेस्ट इतने ज़्यादा है, और हम उन फॉरेस्ट को क्यों काटें? अगर वहाँ पे रोडवेज से काम चल रहा है तो चलाएंगे ना, फॉरेस्ट को क्यों नुकसान पहुँचाना है हमें। फिर उसके बाद जो हमारे पहाड़ों की श्रृंखला होती है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे रोडवेज़ को कंस्ट्रक्ट करना।
फिर कुछ और प्रॉब्लम्स भी होते हैं हमारे इंडियन रेलवेज़ में, जैसे कि बहुत सारे पैसेंजर जो होते हैं बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। मतलब कुछ तो होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, बट कुछ होते हैं जो मज़े मज़े में कि देखते हैं आज टीसी क्या कर लेगा, तो फिर ऐसे ही मज़े मज़े में बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है टिकट, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों करते हैं ऐसा। फिर अब जो लोग होते हैं ना, ट्रेन में बैठे लोग जो होते हैं वो रेलवे की प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो रेल के अंदर वाला पार्ट हो कोई भी। उसके साथ साथ जो लोग होते हैं वो जो चेन होती है उसको फालतू में ऐसे ही पुल कर देते हैं। चेन इसलिए होती है कि अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो ट्रेन को रोक के जो है उसको डॉक्टर तक हम ले जा सकें। लेकिन जो लोग हैं वो ट्रेन, हमारे यहाँ पे ट्रेन की जो चेन है उसको इसलिए पुल कर देते क्योंकि उनका जो है स्टॉप आ गया, तो इसकी वजह से जो हमारे रेलवेज़ को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पाइपलाइंस की। तो जो पाइपलाइन है ये हमारा लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एंड उसके साथ साथ पहले तो इसमें सिर्फ हमारा पानी ट्रांसपोर्ट होता था सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन अब जो है हमारा लिक्विड और गैसियस चीज़ जो है वो हमारी ट्रांसपोर्ट होती है पाइपलाइंस के थ्रू। मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, नेचुरल गैस हो गई, एंड जो हमारा फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में जो हमारी चीज़ें पहुंचनी होती है लिक्विड और गैसेस, वो इससे पहुंच जाती है। हम सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट ऐसे सॉलिड को नहीं डाल सकते, उसको स्लरी में उसका घोल बनाना पड़ेगा, तब जाके हम उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि सॉलिड अगर पाइप में अटक गया तो फिर क्या ही होगा। अब जो हमारी ये पाइपलाइंस होती हैं, इनको पाइपलाइंस को शुरू में बिछाने का जो कॉस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, बट इनका जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। उसके साथ साथ ट्रांसशिपमेंट लॉसेस को भी ये रूल आउट करता है। ट्रांसशिपमेंट लॉस का मतलब होता है कि लोडिंग अनलोडिंग करना, कि अब पाइपलाइन चाहे आप इधर से आपने सामान डाला है तो एंड तक जहाँ पे वो पाइपलाइन ख़त्म होता है वहीं से जाके रुकेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको पाइपलाइन बीच में चेंज करनी पड़ रही है। तो ये ट्रांसशिपमेंट लॉसेस को रूल आउट करता है। हमारे पास 3 तरह की पाइपलाइन है। पहली है हमारी असम से कानपुर वाली पाइपलाइन, जिसमें हमारी गुवाहाटी में ब्रांच आउट करती है, बरौनी में करती है, इलाहाबाद में करती है। फिर इसके साथ साथ हल्दिया में भी कर जाती है, राजबंद, मौरीग्राम, गुवाहाटी, इन सब में। फिर दूसरी आती है हमारी गुजरात के सलाया से पंजाब के जलंधर तक की। फिर ये भी ब्रांच आउट करते हैं विरंगम में, मथुरा में, दिल्ली में, सोनीपत में, फिर कयाली में, चक्षु में और बाकी भी प्लेस में। फिर एक तीसरी भी हमारी यहाँ पे, मैं फिर से लिखना भूल गई हूँ, हाँ, तो तीसरी हमारी हज़ीरा जगदीशपुर है। हज़ीरा हमारा गुजरात में है, जगदीशपुर हमारा उत्तर प्रदेश में है। एंड ये भी एक हमारी पाइपलाइन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बल्कि। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वाटरवेज की। तो जो वाटरवेज है वो तो हमारा बहुत ही ज़्यादा पहले से चला रहा है, जब से हमारे अंग्रेज़ थे। क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो भी हमारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी करना होता था उन्हें वो वाटरवेज के थ्रू ही करते थे। ये जो हमारा वाटरवेज है इसकी एक छोटी सी डिसएडवांटेज ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है ये। अब इसके फ़ीचर्स की बात करें तो काफ़ी सस्ते वाला ट्रांसपोर्ट है। फिर उसके बाद हमारा जो बहुत ही ज़्यादा हैवी और बल्की गुड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फिर हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, फ्यूल एफिशिएंट होता है। एंड वाटरवेज जो है ना उसको हमारी जो गवर्नमेंट है उसको नेशनल वाटरवेज में भी डिक्लेयर किया है। हमारे पास कुछ नेशनल वाटरवेज भी हैं, एक बार उनको देख लें। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो हमारा गंगा रिवर पे है, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में 1620 किलोमीटर लंबा नेशनल वाटरवे है हमारे पास। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। आपको ये याद नहीं रखना कि किसके बीच में है, ये सब याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी रिवर पे है। तो 1 हमारा गंगा रिवर पे है, सेकंड हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, तीसरा हमारा केरला के वेस्ट कोस्ट कैनाल पे है, फोर्थ हमारा गोदावरी कृष्णा रिवर पे है, और फिफ्थ हमारा ब्रह्मणी और मतई रिवर पे है। हमारे पास कुछ और भी वाटरवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज, मंडवी हो गया, जुआरी कंबरजुआ हो गया, सुंदरबन हो गया, बराक और बैक वाटर ऑफ केरला हो गया। तो ये सब भी हमारे पास इनलैंड वाटरवेज हैं। फिर उसके साथ साथ हमारी कंट्री में जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है ना 95% वाटरवेज के थ्रू होता है। मतलब कि जो हमारी कंट्री में ट्रेड हो रहा है वो 95% जो है हमारा वाटरवेज के थ्रू हो रहा है। अब हम बात करते हैं मेजर सी पोर्ट्स की। तो हमारे जो इंडिया है उसके पास 7516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। तो 200 हमारी नॉन मेजर पोर्ट्स को याद रखना मुश्किल काम है, इसलिए हम 12 मेजर पोर्ट्स को याद रखते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं कांडला पोर्ट की। तो जो हमारा ये कांडला पोर्ट है, ये पहला पोर्ट है जिसको हमने इंडिपेंडेंस के बाद बनाया था। इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड जो हमारा पहले कराची पोर्ट था, जो कि अब थोड़ा पाकिस्तान की साइड हो गया, तो पहले वहाँ से होता था, जिससे कि मुंबई पोर्ट जो है ना, वहाँ पे थोड़ा ट्रेड वॉल्यूम कम कर दे। बट अब क्योंकि कराची पोर्ट हमारा पाकिस्तान की साइड चला गया है, तो हमें कांडला पोर्ट बनाना पड़ा, जिससे कि हम वहाँ जो मुंबई पोर्ट का ट्रेड वॉल्यूम है उसको कम कर दे। ये हमारा एक टाइडल पोर्ट है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मुंबई पोर्ट। तो ये तो हमारा बिगेस्ट पोर्ट है। इसमें से ट्रेड वॉल्यूम कम करने के लिए तो हमने कांडला पोर्ट बना दिया। फिर वेल शेल्टर्ड हार्बर है, मतलब ये नेचुरली कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है कि जो इसकी एंट्री है वो एक ही तरफ से खुली हुई है। मतलब कुछ इस तरीके से ये है जिससे कि इसकी जो एंट्री है सिर्फ इधर से खुली हुई है, ना ये इधर से आ सकती है, ना इधर से आ सकती है, इधर से आ सकती है, ना इधर से, ना इधर से, सिर्फ ये इस साइड से ही आ सकती है। फिर है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये जो हमारा मुंबई पोर्ट है, इसी से थोड़ा ट्रेड वॉल्यूम कम करने के लिए हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बना था। फिर उसके बाद मर्मुगांव पोर्ट, ये तो हमारा गोवा में है। एंड ये जो हमारा आयरन ओर को एक्सपोर्ट, हमारा जो 50% आयरन ओर का जो एक्सपोर्ट है ना, वो मर्मुगांव पोर्ट के थ्रू ही होता है। एंड ये आपको याद रखना है, ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा डिस्क्राइब किया गया है हमारे इन पोर्ट्स को, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, या फिर इस पोर्ट के बारे में कुछ बताओ, या फिर आपसे पूछना कि 50% जो इंडिया का आयरन ओर है वो कौन से पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट होता है, तो आपको याद रखना है कि मर्मुगांव पोर्ट के थ्रू होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यू मैंगलोर पोर्ट, जो कि हमारा कर्नाटक में है। ये भी हमारे कुद्रेमुख माइंस वाले साइड में जो है आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। फिर हमारे पास कोची पोर्ट आता है। तो ये हमारा साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, जो कि हमारे ये भी मतलब वेल शेल्टर्ड ही बना है। जैसे कि मैं अब लगून है, मतलब इसके आसपास ये भी इसी तरीके से बनाएगी। इसकी एंट्री जो है एक ही तरफ से खुली हुई है। फिर आता है चेन्नई पोर्ट। ये हमारे कंट्री का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। मुंबई पोर्ट के बाद सबसे ज़्यादा जो ट्रेड वॉल्यूम है हमारा चेन्नई पोर्ट भी होता है। फिर आता है हमारे पास ट्यूटिकोरिन पोर्ट। ये हमारा एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न है। कोची हमारा एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न था, ये हमारा एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है, तमिलनाडु में है ये। फिर इसके साथ साथ जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, सिंगापुर हो गया, इनमें हमारा ट्रेड का काम होता है ट्यूटिकोरिन पोर्ट के थ्रू। विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करते हैं, तो ये भी हमारा वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, आयरन ओर को भी एक्सपोर्ट करता है। पैराडीप पोर्ट जो कि हमारा ओडिशा में है, ये भी हमारे आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी करता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलकाता पोर्ट। तो ये हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे है, टाइडल पोर्ट है ये भी एक। फिर हमारे पास आते हैं हल्दिया पोर्ट, ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। एंड जो हमारा कोलकाता पोर्ट है, वहाँ का ट्रेड वॉल्यूम कम करने के लिए हमारे इस वाले पोर्ट को बनाया गया था। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, जो कि है एयरवेज। एयरवेज जो है हमारा फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब ये जो हमारा एयरवेज है थोड़ा महंगा होता है, इसकी जो टिकट होती है काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एयरवेज में ट्रैवल करना थोड़ा ड्रीमी टाइप रह जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और फास्टेस्ट हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये। फिर जहाँ पे हम लैंड के थ्रू नहीं पहुँच सकते, बहुत हिली मतलब बीच में डेजर्ट्स आ जाते हैं, हिली एरियाज़ आ जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट आ जाते हैं, तो हम वहाँ पे एयरवेज के थ्रू पहुँच सकते हैं। फिर जो हमारा एयरवेज है वो भी दो तरह का होता है, डोमेस्टिक होता है, इंटरनेशनल होता है। फिर हमारे पास ना एक डिड यू नो है कि हमारे इंडिया में 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एंड अगर हम सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम कहाँ पे है, तो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, सॉरी ट्रेड वॉल्यूम बोल रही हूँ मैं अभी। सबसे ज़्यादा हमारा जो ट्रैफिक है ना वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होता है, दिल्ली में है, सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट एयरपोर्ट है ये हमारे इंडिया का। Pawan Hans Helicopter Limited provides helicopter services to Oil and Natural Gas Corporation in its offshore operations to inaccessible areas and different terrains like air travel is not within the reach of the common people. It is only in the northeastern sides that special provisions are made to extend the services to the common people. यानी कि जो हमारा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है, ये जो हमारी ONGC होती है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तो इनकी जो सर्विसेज होती हैं उनको मतलब ये जो हमारी लिमिटेड है, ये हमारे हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ONGC को, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्यों करती है? क्योंकि बीच में ऐसा कोई एरिया आ जाता होगा ना जिसमें हम रोडवेज़ के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मैंने आपको शुरू में ही बताया था एयरवेज़ की कि
इसका जो टिकट होता है काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, कॉमन लोगों की जो पहुंच होती है उससे भी बाहर ही होता है। लेकिन जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं ना, वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे हम रोडवेज़ के थ्रू नहीं पहुँच सकते, रेलवेज़ के थ्रू नहीं पहुँच सकते, तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं लोगों को, जिससे कि वो एयरवेज़ के थ्रू अपना काम चला सके। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक मैसेज जो है एक दो पर्सन्स के बीच में शेयर किया जाता है। इस प्रोसेस में हमारे दो पर्सन होते हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर होता है मैसेज को सेंड करने वाला, रिसीवर होता है मैसेज को रिसीव करने वाला। और मैसेज वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि शेयर करनी होती है हमारे सेंडर को, रिसीवर को। फिर हमारे पास बहुत सारे कम्युनिकेशन के मीन्स हैं हमारी कंट्री में। पर्सनल कम्युनिकेशन भी होता है, एक मास कम्युनिकेशन भी होता है। फिर उसके बाद हमारा टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, ये सब हमारे मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं। उसके साथ साथ हमारे एक जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो सबसे लार्जेस्ट उसमें जो है वो है इंडियन पोस्टल नेटवर्क। अब हम बात करते हैं मेल्स की। तो मेल्स जो है वो भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है। पहला है हमारा फर्स्ट क्लास, जिसमें हमारी वो वाली चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है जो कि बहुत ज़्यादा जिनको थोड़ा फेवर किया जाता है। मतलब जैसे हमारे शादी के कार्ड हो गए, तो अगर शादी निकल गई तो फिर कार्ड पहुंचने का क्या फ़ायदा, शादी से पहले तो कार्ड पहुंचे ना। तो वो वाली चीज़ें जिनका एक स्पेसिफिक टाइम तक पहुंचना ज़रूरी है वो जाते हैं हमारे फर्स्ट क्लास मेल्स के थ्रू। एंड जो जिनमें हम थोड़ा टाइम लगा के भेज सकते हैं वो आते हैं हमारे सेकेंड क्लास मेल्स में। फिर हमारे पास ये मेल्स को इधर से उधर करने के लिए, इनकी क्विक डिलीवरी के लिए 6 मेल चैनल्स हैं। पहले राजधानी चैनल, पीरियोडिकल चैनल, मेट्रो चैनल, बल्क रेल चैनल, ग्रीन चैनल एंड बिजनेस चैनल। अब आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें डिड यू नो है, बहुत अच्छा डिड यू नो है। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि डिजिटल इंडिया जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हम जो है टेक्नोलॉजी का तड़का लगा के और हमारे जो इंडियंस हैं उनके अंदर जो नॉलेज भरी पड़ी है उसका यूज़ करके अपना एक नया इंडिया बनाना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी एक इक्वेशन बनती है कि इंडियन टैलेंट यानी कि इंडिया के लोगों में जो टैलेंट है, जब हम उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि उसमें जो हमारे इंडियन लोगों का टैलेंट है उसमें अगर हम टेक्नोलॉजी का तड़का लगा दें तो हमारा कल का भारत बनके तैयार हो जाएगा। अब जो हमारा इंडिया है उसका पूरे एशिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है। उसके साथ साथ 2/3 जो हमारे विलेजेस हैं यानी कि 2/3 जो हमारे गांव हैं इंडिया में, तो वहाँ पे जो है ये एसटीडी वाली फैसिलिटी भी चली गई है। जैसे मतलब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी। ये क्या है, एक टेलीफोन फैसिलिटी है ना। मतलब एक किसी के पास घर में पर्सनल फ़ोन्स नहीं है तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड जहाँ पे उन्हें फ़ोन करना है, कोई मैसेज पहुँचाना है तो वो पहुँचा सकते हैं। फिर जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये 24 घंटे के लिए भी इसको एक्सटेंड करना चाहती है कि लोग जो है 24 घंटे अगर वो इमरजेंसी आ जाए तो एक टाइम पे ऐसा ना हो कि इस टाइम पे अभी एसटीडी बंद है, ऐसा ना हो। 24 घंटे उन्हें एसटीडी की फैसिलिटी प्रोवाइड हो। गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो एसटीडी की फैसिलिटी एक यूनिफॉर्म रेट पे जाए, कांस्टेंट पे जाए। अब हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। तो मास कम्युनिकेशन हमारा वो वाला कम्युनिकेशन जिसमें हमारी जो मैसेज, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ 2 पर्सन के बीच में नहीं रहती, वो सब बहुत सारे लोगों में पब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो वो हमारा मास कम्युनिकेशन के अंडर आता है। इसके अंदर हमारा रेडियो भी आता है, टेलीविज़न भी आता है, न्यूज़पेपर भी आता है, मैगज़ीन, बुक्स, फिल्म्स। किसी एक के लिए फिल्म थोड़ी बनती है, किसी एक के पर्सन के देखने के लिए बुक्स और मैगज़ीन थोड़ा ना छपती है। वो तो सबके लिए छपती है, सबको मिलेंगी पैसों से। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो की यानी कि आकाशवाणी की। ये जो है हमारा मतलब रेडियो पे आते रहते हैं ना, प्रोग्राम्स आते रहते हैं, वेदर कंडीशन बताते रहते हैं। तो हमारे जो ऑल इंडिया रेडियो है ना आकाशवाणी, इसके अंदर हमारे नेशनल लैंग्वेजेस से रिलेटेड भी आते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी आते हैं, लोकल लैंग्वेजेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी आते हैं। अब हम बात करते हैं दूरदर्शन की। तो ये हमारा नेशनल टेलीविज़न चैनल है इंडिया का, और इस पे जो है ना काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे मतलब हर एज ग्रुप के लिए भी आते हैं। मतलब यंग जो होते हैं हमारे उनके लिए भी आते हैं, बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स आते हैं, जो थोड़ा हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, स्पोर्ट्स आते हैं। तो हर तरह का प्रोग्राम जो आपको दूरदर्शन पे देखने को मिलेगा। अगर आपको कभी टाइम मिले तो इसको खोल के देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं इस पर।
अब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स की। तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है हमारे न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स को पब्लिश करता है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं ना, वो 100 अलग अलग लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में पब्लिश होते हैं। लैंग्वेजेस का मतलब तो आपको पता है भाषा, डायलेक्ट का मतलब होता है लहजा। तो 100 अलग अलग भाषा और लहज़ों में हमारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे न्यूज़पेपर है वो हिंदी में छपते हैं, फिर इंग्लिश में, फिर उर्दू में, क्योंकि सिर्फ हिंदी में हम नहीं छाप सकते ना, हिंदी सिर्फ 40% जितना बोलती है हमारी। अब हम बात करते हैं फ़ीचर फिल्म्स की। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ़ीचर फिल्म्स का पूरे वर्ल्ड में। ये हमारी इसमें हमारी शॉर्ट फिल्म्स भी आती हैं, वीडियो फीचर फिल्म्स भी आती है, वीडियो शॉर्ट फिल्म्स भी आती है। एंड इसको ऑथराइज कौन करते हैं? इसको ऑथराइज करते हैं द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। जैसे हमारी CBSE है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वैसे ये है हमारी फिल्म्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है जब हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं दो लोगों के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में, या दो कंट्रीज़ के बीच में, तो हमारा सिर्फ ट्रेड होता है। लेकिन जब स्पेसिफिकली वो दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा होता है वो ट्रेड, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड बन जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड बन जाता है। अब ये हमारा लैंड, वाटर, एयर किसी के भी थ्रू हो सकता है। फिर मार्केट में जाके इसका एक्सचेंज होता है ना। अगर हमने कोई सामान इंपोर्ट किया है तो वो इम्पोर्ट जब आ रहा है तो मार्केट में तो आएगा ना, तभी तो हम सबको मिलेगा। या हमने एक्सपोर्ट भी किया है तो दूसरे देश की मार्केट तक हम पहुंचाएंगे, उस मार्केट से हर किसी को प्रोवाइड होगी वो चीज़। अब लोकल ट्रेड की बात करें, जैसे कि सिटीज़, टाउन्स, इन सब में भी लोकल ट्रेड क्या होती है? जब हम सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, स्टेट लेवल पे जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं। तो हम जो है किसी भी कंट्री के इंटरनेशनल मतलब ट्रेड जो कितना हो रहा है उसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितना मतलब कितनी अमीर कंट्री है, कितनी गरीब कंट्री है, या क्या कितनी वहाँ पे कैसी प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ पे किस तरह की इकोनॉमिक लाइफ जीते हैं वहाँ के लोग, ये पता लगा सकते हैं। कोई भी कंट्री जो है इंटरनेशनल ट्रेड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि किसी कंट्री के पास किसी तरह का रिसोर्स है, किसी कंट्री के पास किसी और तरह का रिसोर्स है। तो एक रिसोर्स जो है हर कंट्री में होना चाहिए ना, तभी जाके उनको भी वो सामान मिलेगा जो कि उस मटेरियल से बना है। तो इसीलिए कोई भी कंट्री हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के बिना सर्वाइव नहीं कर पाती। ट्रेड के हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जो हमने बाहर भेजा है, इंपोर्ट मतलब जो हमने अपनी कंट्री में मंगाया है। एंड इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो बीच का डिफरेंस होता है वही बनाता है हमारे ट्रेड के बीच का बैलेंस। अब ये बैलेंस भी दो तरह का होता है, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। जब हमारा जो एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ जाती है इंपोर्ट से, तो फिर हमारा फेवरेबल बैलेंस कहलाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा। यानी कि इंपोर्ट पे हमारा खर्चा जो है कम होगा और एक्सपोर्ट पे दूसरी कंट्री का खर्चा ज़्यादा होगा, यानी कि हमारे देश में पैसे ज़्यादा आएंगे। तो बन जाता है हमारा फेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस वो होता है कि जब हमारा जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट जो है वो मतलब इंपोर्ट से कम रह जाता है। तो अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो यानी कि हम बाहर की कंट्री को ज़्यादा पैसे देंगे, यानी कि हमारे पैसे जा रहे हैं, एंड दैट्स अनफेवरेबल बैलेंस। अब जो हमारा इंडिया है उसके बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ जो है अच्छे रिलेशंस हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो जेम्स हो, ज्वेलरीज हो, केमिकल्स हो, या उनसे कोई भी रिलेटेड प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट हो, है ना, कोई भी चीज़ हो, आप जो है आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी कंट्री के साथ। अब जो इंडिया है ना उसको सॉफ्टवेयर जाइंट कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। मतलब वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी नहीं कहूँगी, पर अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। तो इंडिया को इसलिए हमने हमारे सॉफ्टवेयर जाइंट का करार दिया गया है। अब हम बात करते हैं टूरिज़्म एज अ ट्रेड, कि टूरिज़्म क्या ट्रेड में आता है हमारा टूरिज़्म? तो इसका आंसर है येस। और पिछले 30 सालों में ऐसा देखा गया है कि ये जो टूरिज़्म वाली फैसिलिटी है यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सा मतलब ये जो लोग आते हैं ना इंडिया में घूमने के लिए, टूरिस्ट बन बन के, तो इसका जो नंबर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे यहाँ पे लोग आते क्यों हैं, क्यों करते हैं हमारे यहाँ पे ट्रैवल? कुछ खास बात है क्या? जी हाँ, इंडिया में इतने सारे स्टेट्स उनका अलग अलग खान पान, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग कल्चर, अलग हेरिटेज। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं हमारे फॉरेन कंट्री वाले लोग। एंड इसीलिए वो यहाँ के कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पे इतने सारे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, है ना। तो इन सब को देखने के लिए हमारे यहाँ पे ये जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं टूरिस्ट बनकर आते हैं, जिससे कि वो भी यहाँ का थोड़ा मज़ा ले सके। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।